अब एक सर्वे में सामने आया है कि यहाँ जो भी बच्चे मैट्रिक करने के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कोटा जाते हैं राजस्थान, जो सुखी संपन्न लोग हैं वो अपने बच्चों को आसानी से भेज सकते हैं। वहाँ का पढ़ाई महंगा है। आपको जो यहाँ के लोगों ने मत दिया, यकीनन गरीबों ने भी भारी मत दिया है, आप उसके ऋणी हैं। क्या अफाक आलम पर्सनली कोई ऐसा उसके लिए कार्यक्रम करेंगे? कि खुद बच्चे के लिए सोचना होगा, चूँकि सरकार स्कूल बना दिया है। आपको अपने बच्चे के पीछे आपको भी मेहनत करना है। ये नहीं कि सरकार ही उसके बारे में सोचे, आपको खुद सोचना है। और जो लोग अपने बच्चे को पर मेहनत करते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा रिजल्ट लाया है। जो अभी आपके सरकार से आपको अगर कुछ लेना है तो सरकार ऐसे मुफ्त में आपको नहीं देगी, आपको खुद आगे बढ़ना है और विभाग से जानकारी लेना है। प्रशिक्षण के बाद भी जो सरकार से अनुदान मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो 50% उनको जो है अनुदान मिले। सरकार बहुत दूरी बनाए हुए हैं, बिहार सरकार के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी दुखी भी हैं। सीमांचल डायरी में आज हमारे साथ बिहार सरकार में एक अहम मंत्री श्री अफाक आलम हमारे साथ हैं। हम उनसे उनके बारे में कुछ जानेंगे, उनकी प्राथमिकताओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, आपका स्वागत है। श्री अफाक आलम को आज का जनरेशन, आज का यंग जनरेशन एक विधायक और एक मंत्री के रूप में देखता है। यकीनन ये सफ़र आपका आसान नहीं रहा होगा सर। बशीर बद्र का एक शेर है कि ये फूल क्या मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यकीनन आपने भी बहुत संघर्ष किया होगा सर। आप अपने संघर्ष के बारे में बताएं। देखिए, हमारा जो अपना ये रहा है राजनीतिक पीरियड और जिस माहौल में हम बन रहे हैं, तो उसका कहानी ये है कि भाई शुरुआती दौर में हमारे कस्बा विधानसभा से आज तक यहाँ के स्थानीय कोई भी विधायक नहीं बन सके। एक चांस मिला था हमारे शिवचरण मेहता जी को, पूर्व मंत्री भी रहे वो, उनसे जहाँ तक बन सका वो किए, मंत्री भी बने वो। उसके बाद लोगों ने के बीच हम गए और लोगों में संघर्ष किया। जिला परिषद से भी हम लड़े, उसमें भी हमको कामयाबी मिली और लगातार हम संघर्ष में रहे, लोगों के बीच रहे, उसके हर दुख दर्द में हम शामिल होते रहे। और ये सब करते होते लोग हमको अच्छी तरह से जान गए, तो धीरे धीरे जिला परिषद भी बने। उसके बाद जो है हम निर्दलीय के उम्मीदवार में हम यहाँ फिर चुनाव लड़े। तो इतना हमको मत लोग दिए कि जो दूसरे पार्टी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि निर्दलीय में इतना वोट कहाँ से मिला इनको। तो जब लोगों ने हमको इस लाइन पर लाया तो हमको अचानक जो है समाजवादी पार्टी से टिकट मिली और लोग हमको बनाने का काम किए, हम बने। तो उस वक्त सरकार नहीं बन सकी, लेकिन फिर भी लोगों ने हमको जिताया और लोगों का उम्मीद जगा और मेरा भी संघर्ष करने का उम्मीद जगता रहा। तो लगातार हम चुनाव लड़ते रहे। तो कांग्रेस से हमको जो है यहाँ जो है टिकट मिला और जब हम कांग्रेस से मिला तो हम यहाँ चुनाव लड़े और लोगों ने समर्थन अपना दिया। हर एक चीज़ को भुला के अपना भाई बेटा समझ के हमको यहाँ के लोग मत दिए और हमारी ये जिम्मेदारी रही, प्राथमिकता के आधार पर हमने यहाँ इस क्षेत्र का बहुत सारा काम को हम देखते रहे बचपन से और संघर्ष भी हम करते रहे। जब संघर्ष में रहे लगातार हम 15 साल तक कांग्रेस में रहे, 10 साल तक। फिर इस बार लोगों ने हमको फिर बनाने का काम किया, जो हमारा जो 15 साल पूरा अभी नहीं हुआ है। तो उसमें अचानक जो है जब सरकार बदली तो माननीय हमारे सोनिया गांधी और राहुल जी हमारा बायोडाटा लिए। हमको खुद पता नहीं था, आज हमको कैबिनेट का मंत्री का हैसियत दिए, बिहार सरकार में हम शामिल हुए और अभी हमारे महागठबंधन की सरकार है। और उसमें हम चाहते हैं कि जो सरकार जिम्मेदारी हमको दी है, पशुपालन, मत्स्य विभाग और डायरी सुधार, ये सब का पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मात्र अभी 6-7 महीना हुआ है, विभाग का पूरा हम जायजा भी लिए और कई जगह हम जो है
काम को आगे बढ़ाने का कोशिश की है। आज मत्स्य विभाग में भी काफ़ी काम हुआ है। जो चौड़ ज़मीन, जो बेकार ज़मीन लोग किसान का पड़ा हुआ है, इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और जैसे भी हम मंत्री बने हैं तो सबसे पहले जो है आप वेटनरी डॉक्टर की बहुत कमी थी पूरे बिहार में सभी हॉस्पिटल में, और सबको हम जो है माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से सबको हमने रोज़गार दिलवाने का काम किए हैं। लगभग 500 डॉक्टर की बहाली हुई है और वो डॉक्टर काम भी कर रहे हैं। सभी जगह दवाई भी उपलब्ध है, वेटनरी डॉक्टर का वो दवाई भी उपलब्ध है। अब उसमें फिर हम चाह रहे हैं कि गांव तक डॉक्टर हमारे जाएं और वहां घर तक लोगों का मवेशी का इलाज हो, और उसमें जो बीमारियां हैं जो भी तरह का उसका वैक्सीन भी हमारे कई ज़िला में हो चुका है। 1-2 ज़िला मात्र बचा हुआ है जहां बीमारी जो पशु का है उस बीमारी के रोकथाम के लिए दवाई का भी हो रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों को भी काम मिला है, वो रोज़गार मिला है, वो काम कर रहे हैं। यही मेरा हिस्ट्री रहा है। सीमांचल के लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन है सर। कृषि और मत्स्य पालन, पशुपालन में नई नई तकनीकें रोज़ आ रही हैं जो हमारे किसान भाइयों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसके लिए सर आपकी सरकार, देखिए, जो किसान जागरूक हैं, और ये सीधी बात है कि आपको खुद रोज़गार लेने के लिए आगे बढ़ना होगा। और ये विभाग जो हम बता रहे हैं कि ये विभाग रोज़गार देने वाला विभाग है, तो उस किसान को पहले हम जागरूक कर रहे हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से। कई जगह प्रशिक्षण सेंटर बना है और उस प्रशिक्षण में बहुत लोग रुचि भी ले रहे हैं। अभी जैसे बक्सर में हम गए थे, वहाँ निरीक्षण किए तो वहाँ के बहुत सारे जो प्रशिक्षण लेने वाले लोग हैं, हमारे पूर्णिया के भी हैं, अररिया के भी थे, कटिहार के भी थे, और सबसे हम संपर्क भी किए और वो बताया कि नहीं, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, किसी तरह का हम लोग को दिक्कत नहीं है। और वो प्रशिक्षण लेके जब आते हैं तो लोगों के बीच में भी जाके वो बताने का काम करते हैं। तो सरकार से आपको अगर कुछ लेना है तो सरकार ऐसे मुफ्त में आपको नहीं देगी, आपको खुद आगे बढ़ना है और विभाग से जानकारी लेना है कि हमको अगर पशु लेना है तो उसके लिए जो है प्रशिक्षण है। वो प्रशिक्षण अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसके ज़रिए आपको जो है पशु मिल जाएगा। और फिर उस पर सबसे बड़ा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है बिहार सरकार के जो हमारे ये प्रभारी पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क करेंगे और वो प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जो है गाय और ये सब जो है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। तो प्रशिक्षण के बाद भी जो सरकार से अनुदान मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो 50% उनको जो है अनुदान मिलेगा। आप अगर 4 लाख लगाते हैं तो 2 लाख 50% आपका माफ़ हो जाएगा। तो सभी किसान को, उसमें कोई ये नहीं बैंडेड नहीं है कि लाल कार्ड वाले को मिलेगा या किसी को, जो भी जनरल किसान लेना चाहते हैं तो उसके माध्यम से वो प्रशिक्षण लेंगे और वहाँ उनको जो सिस्टम है विभाग का उसको जानेंगे और वो ले भी रहे हैं। बहुत सारे लोग लिए भी हैं जो कारोबार चला रहे हैं, गाय का कारोबार कर रहे हैं, जो मवेशी अपना रखे हुए हैं, घर में दूध बेचते भी हैं, और अच्छी नस्ल की गाय भी जो हम लोग बाहर से मंगा के लोगों को, हाट बाज़ार को भी एक्टिव किए हैं। डॉक्टर हाट पर जाते हैं, वहाँ वो जांच करके मोहर लगा के वो पशु को जो है विभाग को दिया जाता है और विभाग के माध्यम से उसको मिलता है पैसा। मत्स्य में भी उसी विभाग में ये भी है इसी तरह का। उसमें भी आपको एलपीसी बनाना है, जैसे पोखर का सफाई है या पोखर आपका निजी है तो एलपीसी बना करके आप जो है अप्लाई करिए और उसका जांच होगा विभाग से। विभाग जांच करके फिर उसमें आपको जो खर्च होगा उसका 50% सरकार फिर माफ़ करेगी आप। सर ये चीज़ें तो हैं, जैसे समाज में 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, घर में टीवी नहीं है। हाँ। ये बातें जो है आपकी वो 100 में 60 लोगों 70 लोगों तक पहुंच पाती हैं। 30 लोग ऐसे भी हैं, 30% लोग ऐसे हैं जिन तक ये बातें नहीं पहुंच पाती। क्या आपके सरकार की कोई ऐसी योजना है कि गांव-गांव जाकर शिविर लगाकर वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी जान सकें कि सरकार की ये इस क्षेत्र में नई नई तकनीक है? इसके बारे में सर। तो उसमें सबसे पहले ये है कि प्रचार प्रसार का भी माध्यम है, हमेशा आपको मिलेगा भी। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आते हैं हम लोग उनको बताते भी हैं, और
प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और अभी जो डॉक्टर हम लोग हॉस्पिटल में दिए उसके माध्यम से भी ये जानकारी लोगों को, किसान को दिया जा रहा है। दूसरे तरफ ये है कि जो विभाग में अभी हमारे जो लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं उसको रोज़गार दिए हुए हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, और भी है वैकेंसी भी निकलता है। तो प्रिंट मीडिया में भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आता है। तो जो लोग एक्टिव हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको और प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोग बराबर विभाग को बोलते हैं भी हैं और वो निकाल भी रहा है। तो धीरे धीरे जो है हम लोग जो है उसमें और बढ़ा रहे हैं उसको आगे, कि वो जो ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा जो है उसको बताया जाएगा लोगों को और लोग उसको जानेंगे। दूसरी तरफ ये गाड़ी जो हम लोग दे रहे हैं अभी हर प्रखंड में गाड़ी भी हम लोग डॉक्टर को उपलब्ध करा रहे हैं कि गाड़ी के माध्यम से भी वहाँ जाके प्रशिक्षण लोगों को दे और जानकारी दे। हम लोग भी अपने विभाग से पदाधिकारी को भी ये कहे हैं कि हर जिला में किसान को बुलाया जाए और उनको जानकारी उसको दिया जाए। कई जिला में भी प्रोग्राम करा के किसान को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो जो लोग एक्टिव हैं वो ले भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि इसको गांव तक हम कैसे पहुंचाएंगे, ये हमारा अपना इच्छा भी है, और उसके गरीबी को हम कैसे दूर करें इस पर भी हम लगे हुए हैं। सीमांचल में मजदूरों का पलायन एक अहम मुद्दा है। ट्रेन भर भर कर लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहाँ के खेती में काम करते हैं, वहाँ के उद्योग में काम करते हैं, जबकि सीमांचल में ज़मीन भी इजीली उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, मजदूर भी आपको उपलब्ध है, फिर भी यहाँ कोई उद्योग नहीं लग पाया। आज से पहले जितने भी नेता या मंत्री बने यहाँ, लोगों को सपना तो बहुत दिखाया, लेकिन आज भी कोई उस पर अमल नहीं होता दिख रहा है। देखिए, उद्योग लगाने की जहाँ तक बात है उसमें दोनों का भागीदारी होना ज़रूरी है। एक बड़ा उद्योग लगेगा जो इस तरह से जो लोग बाहर से आगे अपना चाहते भी हैं, तो ऐसे बहुत सारा उद्योग अभी लगाया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। जो आप जान रहे हैं कि वो मकई का जो लोग यहाँ उत्पादन काफ़ी करते हैं, किसान का जो भी बढ़िया रेट होता है मकई का दे के, इथेनॉल का वहाँ प्लांट लगा है। और कई जगह चीनी मिल को भी चालू किया गया है, जैसे समस्तीपुर है और जगह कई जगह चीनी मिल को भी चालू किया गया है। और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, और उद्योग मंत्री भी कई जगह छोटा छोटा प्लांट बैठा करके लोगों को उद्योग दे भी रहे हैं। तो उसमें भी जो उद्योग लगाने का जो काम जो चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो उसको सरकार लोन देगी और उद्योग लगाने के लिए भी देगा। हमारे यहाँ भी विधानसभा में अभी बहुत बड़ा उद्योग लगाए हैं, चावल बाहर विदेश भेजते हैं, दूसरे जगह भी जाता है। कूट फैक्ट्री है, कूट बनाने का उद्योग यहाँ हमारे यहाँ है, वो भी यहाँ से बाहर भेजाता है। तो कई छोटा छोटा उद्योग है कि जिससे लोगों को उद्योग के माध्यम से रोज़गार भी दिया जा रहा है। अब किशनगंज का जो इलाका है वो इलाका भी बहुत ही पिछड़ा रहा है, तो चाय की खेती वहाँ होती है, और आप जान रहे हैं कि वहाँ बहुत सारा उद्योग भी लगा है चाय का, और उसको रिफ़ाइन करके उसका क्वालिटी बना करके उसको भी बाहर भेजा जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ मछली पालन है, तो मछली का जो हम लोग कारोबार अभी करा रहे हैं, जो हम दूसरे राज्य से लेते थे, आज हमको दूसरा राज्य में, अब हमारा मछली जो है दूसरे राज्य में काफ़ी डिमांड होता है, और राज्य से बेहतरीन मछली हमारे राज्य का लोग पसंद करते हैं, और उसको हम लोग बाहर दूसरे राज्य में हम लोग अभी भेज रहे हैं, वो सप्लाई हो रहा है। किसान भाई हमारे यहाँ 4-5 महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं। जब उनकी फसल तैयार होती है, जब वो मंडी में बेचने जाते हैं, तो उनको सही दाम नहीं मिल पाता। उसके लिए सर आपकी क्या है? देखिए, वो जो है किसान तो है, ये बात सही है कि बहुत महंगा खेती लोगों को यहाँ करना पड़ता है। और ये हमारा जो इलाका है, पहले धान की खेती काफ़ी लोग करते थे, पाट की खेती करते थे, लेकिन उसको अभी छोड़ के जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है उसको लोग अभी पकड़े हुए हैं। जैसे मकई का खेती ये सब हो रहा है, तो मकई का जो है, जैसे लोगों का जो खेती होता है, तो अभी फर्स्ट फेज में मकई का ख़रीदारी जो है काफ़ी अच्छा रेट में हुआ है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार का भी भागीदारी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ही दोहरा नीति के साथ बिहार सरकार को वो देख रही है।
कई मांग माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है कि हमारे यहाँ जो है मकई का बड़ा बड़ा उद्योग लगाया जाए, जिससे यहाँ लोगों को रोज़गार मिले और किसान को फ़ायदा मिले। तो केंद्र सरकार जो है दोहरी नीति अपना रहे हैं। बिहार सरकार के साथ आज बहुत सारा समस्या, चाहे वो शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, इस सब में जो है केंद्र सरकार का भागीदारी काफ़ी है, लेकिन वो ध्यान नहीं, केंद्र सरकार बहुत दूरी बनाए हुए हैं, बिहार सरकार के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी दुखी भी हैं कि हम जब जो डिमांड किया, मांग किया, कभी वो पूरा नहीं किया। सीमांचल में शहर हो या गांव हो, आजकल एक नई समस्या से लोग रूबरू हो रहे हैं, वो है कुत्ता के काटने का। कुत्तों का एक झुंड होता है जो लोगों पर हमला करता है, कभी कभी उससे लोग मर भी जाते हैं। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो फिर वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ ऐसी कोई दवाई उपलब्ध नहीं होती। कुत्तों की संख्या नहीं बढ़े, ऐसी भी सरकार की एक योजना है, चाहे नगर पालिका नगर निगम में हो, लेकिन यहाँ सीमांचल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सर आपकी इस अभी वो बात सही है कि लावारिस कुत्ता यहाँ जो है का जनरेशन बहुत बड़ा हुआ है, और उस पर हम लोग भी विभाग से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दवाई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है और सरकारी हॉस्पिटल में भी उपलब्ध कराया गया है, और प्रचार प्रसार के माध्यम से भी कहा गया है। और जो लोग घर में अपना पालतू मतलब कुत्ता रखते हैं, उसका दवाई का पूरा व्यवस्था है, और लोग जाते हैं, उसको दवाई भी मिलता है, सारा चीज़ उसको समय पर मिल जाता है। और लावारिस कुत्ता का जनरेशन कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और उसको भी इंजेक्शन लगाने का काम हम लोग विभाग के माध्यम से करवा रहे हैं। अब एक सर्वे में सामने आया है कि यहाँ जो भी बच्चे मैट्रिक करने के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कोटा जाते हैं राजस्थान, जो सुखी संपन्न लोग हैं वो अपने बच्चों को आसानी से भेज सकते हैं। वहाँ का पढ़ाई महंगा है। आपको जो यहाँ के लोगों ने मत दिया, यकीनन गरीबों ने भी भारी मत दिया है, आप उसके ऋणी हैं। क्या अफाक आलम पर्सनली कोई ऐसा उसके लिए कार्यक्रम करेंगे कि उनके बच्चे पूर्णिया अररिया ही में रह के वैसी पढ़ाई कर सकें जो सुख संपन्न लोग कोटा में पढ़ाते हैं? देखिए, वो शिक्षा के तरफ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा ये रहा है कि हर पंचायत में +2 का उत्क्रमिक हाई स्कूल बनाए हैं, और उसमें अभी जो है सुने होंगे न्यूज़ में आया है कि कमीशन से हम टीचर बहाल करेंगे। जो पिछली जो मामला था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी जो सरकार का नियम बना है, शिक्षा मंत्री जी जो बनाए हैं कि वो कमीशन के माध्यम से वो शिक्षक की बहाली होगी, और सभी +2 स्कूल में अच्छे टीचर भी दिए जाएंगे। अभी हर स्कूल में एक क्लास में स्मार्ट क्लास बनाया गया है, जहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए, इसको ये करने के लिए। लेकिन ये शिक्षा का जो अभी दौर है और पढ़ाई लिखाई जो एक कंपटीशन का भी है, उसमें गार्जियन को भी खुद बच्चे के लिए सोचना होगा। चूँकि सरकार स्कूल बना दिया है, आपको अपने बच्चे के पीछे आपको भी मेहनत करना है। ये नहीं कि सरकार ही उसके बारे में सोचे, आपको खुद सोचना है। और जो लोग अपने बच्चे को पर मेहनत करते हैं, तो वो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा रिजल्ट लाया है, जो अभी आपके सामने है। जी, आपका जो विभाग है 90 के दशक के बाद इस विभाग को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। एक साफ और स्वच्छ छवि के नेता श्री अफाक आलम इस विभाग के मुखिया बने हैं। कोई ऐसा माइलस्टोन जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में हो, जिसकी वजह से पशुपालन विभाग को लोग अच्छे से याद करें? देखिए, अभी तो विभाग का जो पिछला क्या रवैया रहा, हम सारे फाइल को मंगा के अपने सचिव के माध्यम से उस सब पर हम जायज़ा ले भी रहे हैं, और जहाँ जहाँ जो कमी हमको नज़र आ रही है वहाँ हम बदलाव भी रहे हैं। जो पदाधिकारी 8 साल से 10 साल से यहाँ पर है, उसको हम चिन्हित कर रहे हैं, और वैसे जगह पर वैसे पदाधिकारी को हम रखेंगे। और एक ही जगह पर जो है 2-2, 3-3 प्रभार लेके लोग बैठे हुए हैं, उसका हम लिस्ट बना रहे हैं, और एक ही जगह एक प्रभारी को एक ही जिम्मेदारी दिया जाएगा, एक ही जिला का दिया जाएगा, ताकि वो आसानी से उस काम को कर सके। ये थे श्री अफाक आलम, जिन्होंने हमारे प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आपका धन्यवाद।